Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika Ved and today we are going to discuss about the new chapter of class 10 biology, that is molecular basis of inheritance. हमने लास्ट जो चैप्टर है वो पढ़ा था अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. उसमें मेंडल डिस्कवर्ड अबाउट व्हाट मेंडल डिस्कवर्ड द फैक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड दीज आर नाउ डेज कॉल्ड एज जीन्स. तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर जीन्स, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए टू आरएनए कैसे कन्वर्ट होते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कवर. Now we all know that the factor या material which is transferred from the parents to the offspring is what? DNA, right? The full form of DNA is, क्या होती है DNA की full form? Deoxyribonucleic acid, and the full form of RNA is ribonucleic acid. You should know the basic difference between deoxyribonucleic acid, क्यों deoxy बोला जाता है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों उसे राइबो. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एज वेल एज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. अब हम बात करते हैं डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है. ह्यूमन बीइंग्स में जनरली लिविंग जितने भी लिविंग सिस्टम है, जितना भी लिविंग सिस्टम है उन सब में डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट. और आरएनए कहाँ पे एक्सेप्शंस और ऑलवेज थे. आरएनए वायरसेस में आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल इन वायरसेस, राइट. तो हम डीएनए के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. द स्ट्रक्चर, जिस साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, दे वर वॉटसन एंड क्रिक. दो साइंटिस्ट थे, दे वर वर्किंग टुगेदर. उनमें से एक कोई स्टूडेंट था, तो उन्होंने डिस्कवर किया व्हाइल वर्किंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज द डबल हेलिकल फॉर्म. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट टू बिलीव सम अबाउट इट, राइट. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए के कितने कंपोनेंट्स होते हैं. द बेसिक वी शुड नो कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं. 3 कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के, ओके. तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो 3 कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए इज, फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है. द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस. ईदर इट कैन बी एडेनिन, either it can be thymine, either it can be guanine, cytosine. Uracil is present in RNA, okay. तो नाइट्रोजनस बेस में भी 2 होते हैं. एक होता है हमारा प्यूरीन और एक होता है हमारा पिरिमिडीन, राइट. प्यूरीन में आते हैं क्या? एडेनिन एंड थाइमीन. और पिरिमिडीन में आते हैं हमारे साइटोसिन, गुआनिन. यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए. मेजर डिफरेंस. ये तो था पहली चीज. दूसरा होता है हमारा पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फेट ग्रुप. ये 3 चीजें डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं. अब कैसे अरेंजमेंट होती है इन सब की, थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा. ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ये CH, ठीक है. ये हमारा पेंटोस शुगर अटैच्ड है और यहाँ पर हमारा एडेनिन. कोई भी नाइट्रोजनस बेस, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एडेनिन राइट हियर. यहाँ पे फिर से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. देन C, यहाँ पर आई विल मार्क विद अनदर कलर. यहाँ पे हम ले लेते हैं गुआनिन, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे हम छोटा सा भी बनाना है OH ग्रुप. फ्री OH ग्रुप इज प्रेजेंट है. ओ सॉरी, नाइट्रोजनस बेस तो बनाया नहीं यहाँ पे. तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे बनेगा. देन यहाँ पर OH. कीप इन माइंड द वन थिंग हियर, जहाँ पर भी फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा दिस इज 5 प्राइम एंड, और जहाँ पर भी फ्री OH ग्रुप मिलेगा दैट इज 3 प्राइम एंड, ठीक है. ये मैंने अभी बस 2 बेस पेयर्स दिखाए हैं, 2 बेसेस दिखाए हैं, राइट. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस. दिस इज your nitrogenous base, the first part, this is your nitrogenous base. Second is pentose sugar, oh sorry, this is your nitrogenous base, this is your pentose sugar. तो ये हुआ pentose sugar और phosphate group. ये तो 3 component बना के ये पूरा एक पार्ट DNA का base pair है, फिर वो दूसरा शुरू हो जाता है. ऐसे ही continuous में base pairs present होते हैं, right. अब इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. The nitrogenous base along with the pentose sugar form what? The nitrogenous base, that is ये adenine या guanine, cytosine, along with this pentose sugar, they form nucleoside. What they form? They form nucleoside.
तो अगर एडेनिन अगर इस पेंटोस के शुगर के साथ है तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। अगर ग्वानिन अगर इस पेंटोस शुगर के साथ प्रेजेंट है तो वो बनेगा ग्वानोसिन। तो ऐसे कर करके ये पूरा एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। So keep in mind that this pentose sugar along with the nitrogenous base forms nucleoside, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ प्रेजेंट है, फॉस्फेट ये पूरा ना वो है नाइट्रोजन पेंटोज शुगर, अगर फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोसाइड के साथ प्रेजेंट है देन दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोसाइड के साथ प्रेजेंट है देन दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो ये बॉन्ड है देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, ये बना दिया मैंने पेंटोज शुगर और यहाँ से मैंने अटैच कर दिया मेरा नाइट्रोजनस बेस। अब जिस बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर अटैच है दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और जो फॉस्फेट ग्रुप जो है जो इस न्यूक्लियोसाइड के साथ बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया एक एंड जब फॉस्फेट ग्रुप अगर फ्री है तो उस एंड को वी टर्म इट एज 5 प्राइम एंड, और जहाँ पर अगर OH ग्रुप फ्री होगा उसको हम वी टर्म इट एज 3 प्राइम एंड। तो प्राइम बोलते हैं इसको, डैश नहीं बोलते हैं इसको, प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। DNA इज मोस्टली एसिडिक इन नेचर। अब फीचर्स क्या हैं? फीचर आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। We usually term the DNA structure as a double helical structure। इसका क्या मतलब हुआ कि इस टाइप से 2 हेलिक स्ट्रक्चर होता है, 2 बॉन्ड होते हैं। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रन करता है, एक उसके ऑपोजिट 3 प्राइम और 5 प्राइम। मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, यहाँ पर OH ग्रुप, और यहाँ पर OH ग्रुप फ्री होगा और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। तो 2 जो ऑपोजिट में रन करते हैं दे एंटी पैरेलल, मतलब इनकी जो पोलैरिटी है जो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम टर्म इट एज पोलैरिटी। तो इनकी जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट होगी, एक स्ट्रैंड अलग होगा दूसरा स्ट्रैंड अलग होगा। और अगर हम इसी स्ट्रक्चर को खोलेंगे ना अनहेलिक मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर है, जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ पे प्रेजेंट होगा और ये वाला स्ट्रक्चर अंदर की तरफ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जैसे नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर पेंटोज शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर भी पेंटोज शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड अगर यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो नाइट्रोजनस बेस है अगर A है तो दूसरे साइड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम में A के ऑपोजिट हमेशा T होता है और बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर G है तो यहाँ पर हमेशा ऑपोजिट में C होगा, ग्वानोसिन और साइटोसिन C। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इस वाले में AT में, और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये एंटी पैरेलल मतलब नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंट होते हैं। अगर A है तो T होगा, G है तो C होगा, ठीक है। और एक होता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिफरेंस है वह अप्रॉक्सिमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो देन ये चीज़ है इसमें, जैसे इसका अगर A C G T C G G C
A. You have to tell me the basis of the this anti-parallel strand. क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ए का क्या होगा, ए के ऑपोजिट में क्या होता है, टी, सी के ऑपोजिट में जी. सो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है. गेटिंग माई पॉइंट. इसके ऑपोजिट वाला ही यू हैव टू राइट कि इसके ऑपोजिट का जो स्ट्रैंड बनेगा उस पर बेसिस क्या होंगे. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ अ वर्क यू हैव टू डू. ठीक है. अब नेक्स्ट कमिंग टू central dogma. Central dogma. This was discovered by Francis Crick. इसमें क्या उन्होंने बताया कि डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में, और आरएनए फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में. क्यों ऐसा होता है ये, क्यों, बिकॉज आरएनए इज क्वाइट अनस्टेबल, तभी वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है. डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन. तो हम यही पढ़ेंगे. द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ठीक है. द कन्वर्जन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए. डीएनए को कैसे पैक किया जाता है, राइट. We all know that DNA is negatively charged protein. एसिडिक कैरेक्टर है तो DNA क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगा. The DNA is negatively charged. तो DNA पर कोई ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, जो क्या होंगे, बीट्स की तरह फॉर्म होंगे. लाइक जैसे ये DNA, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. डीएनए इसके अराउंड रैप्ड होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे रैप्ड होगा. तो जो बीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो डिवीजन के टाइम पे बहुत आपस में क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं ये. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे तभी वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव है, राइट. डीएनए इज नेगेटिव और ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर जो अमाइनो एसिड है दैट इज़ पॉजिटिव, लाइक लाइसिन, आर्जिनिन, जो इनके अमाइनो एसिड इन पर जो प्रेजेंट होगा वो होगा लाइसिन, आर्जिनिन. ठीक है. तभी ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे. तो इन ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो डीएनए के अराउंड रैप्ड हैं, इन ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है हिस्टोन. तो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर रैप्ड अराउंड द डीएनए स्ट्रक्चर, ताकि वो डिफरेंट बीड्स की तरह पैकेजिंग इनमें होती है तो दिख जाते हैं इजीली डीएनए कि हाँ ये डीएनए है. ठीक है. और जो डीएनए रैप करा गया है इस स्ट्रक्चर को, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिसके अराउंड डीएनए रैप किया गया है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे. रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे क्रोमैटिन बोला जाएगा. तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन जिसमें क्रोमैटिन आपस में न्यूक्लियोसोम बहुत टाइटली अटैच्ड होंगे, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होंगे, क्रोमैटिन बहुत लूजली अटैच्ड होंगे, राइट. तो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. हमें पता चला कि डीएनए इज द ओनली मटीरियल विच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बट एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए. साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए टू डिटरमाइन कि क्या ये सच है, क्या डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है. सो देयर वाज वन साइंटिस्ट विच इज़ ग्रिफिथ. सो ही परफॉर्म्ड अ एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. उन्होंने इसमें क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दैट इज़ अ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स, एस स्ट्रेन दैट इज स्मूथ स्ट्रेन जिसपे पॉलीसैकेराइड म्यूकस की कवरिंग है, और एक लिया आर स्ट्रेन जिसमें कोई भी म्यूकस की कवरिंग नहीं है, दैट इज रफ स्ट्रेन. एस फॉर स्मूथ स्ट्रेन एंड आर फॉर रफ स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन क्या है, बहुत वायलेंट है, अपनी इफेक्टिविटी वो ज़्यादा दिखाता है कि अगर वो इन्फेक्ट होगा तो माइस बच जाएगा. आर स्ट्रेन इतना इफेक्टिव नहीं है. ठीक है. तो क्या किया ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट. तो उनमें उसने क्या किया, एस स्ट्रेन जिसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग है, ठीक है,
एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस, तो क्या देखा, अगर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो माइस डाई हो गया, ही डाइड, माइस डाइड। आर स्ट्रेन अगर ट्रांसफॉर्म किया माइस में तो माइस लिव्ड, क्योंकि आर स्ट्रेन वॉज नॉट मच वायरुलेंट, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो माइस को मार सके, बट एस स्ट्रेन हैव दैट कैपेसिटी। ठीक है, चलो ठीक है भाई, एस स्ट्रेन है जो जिसकी वजह से माइस डाई हो रहा है, एंड आर स्ट्रेन इज दैट इन विच माइस लिव्ड। ठीक है, मान लिया। अब बाद में क्या किया ग्रिफिथ ने, एस स्ट्रेन को किल कर दिया, हीट किल किया, फिर माइस में इंजेक्ट किया, क्या देखा, माइस डाई, सॉरी माइस लिव्ड। मतलब अगर एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया तो माइस रहा। लेकिन फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, एस हीट किल लिया ग्रिफिथ ने, एस हीट किल लिया, उसके साथ आर स्ट्रेन लाइव डाल दिया, आर स्ट्रेन लाइव, फिर माइस में इंजेक्ट किया, ही फाउंड दैट माइस डाई। कुछ समझ में आया? what he did basically, mice die। एस हीट किल था और आर स्ट्रेन लाइफ थी। जब माइस में इंजेक्ट किया, ही डाई। what would be the reason behind it कि माइस died? क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से माइस मर गया? ये इसी वजह से हुआ, ग्रिफिथ ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड हो रहा था तो ही ट्रांसफर्ड समथिंग, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इधर इट इज़ डीएनए और इट इज़ आरएनए और प्रोटीन, क्या ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम एस हीट किल्ड टू आर, मतलब लाइफ में एस का कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया जो माइस में इंजेक्ट करने के बाद ही डेड। तो कुछ ऐसा उसने बताया, या तो डीएनए हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हो, कुछ एस हीट किल्ड स्ट्रेन में से लाइव आर स्ट्रेन में कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसको पता लगाने के लिए कि इधर इट इज़ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वॉज डन। उसने क्या किया, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, दिस इज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय ग्रिफिथ टू डिटरमाइन वेदर इट इज डीएनए विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज व्हाट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज में ऐसा बैक्टीरिया जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, that is termed as bacteriophage, the virus which infect bacteria, that is called as bacteriophage। अब इससे चेक करा कि क्या प्रोटीन है कि डीएनए है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें क्या किया, एक लिया बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, ऐसा वायरस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर सके, तो बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका जो ये कैप्सिड है ना, ये लेबल्ड है रेडियो एक्टिव प्रोटीन 32 से लेबल्ड है। रेडियो एक्टिव क्यों? क्योंकि जब इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए, तो क्या किया, जब ये इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया पे, जब ये बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट किया, ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट किया, तो ये इसका मटेरियल जो भी था इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और ख़ुद ये चला गया। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूग मतलब इसको बहुत रोटर में घुमाया, तो उससे पता चला कि ये जो P32 है ना, ये जो P32 है, इसमें जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है ना तो कुछ ऐसा बन जाता है। ये ऊपर लिक्विड फॉर्म होता है और नीचे पेलेट्स होती हैं।
ठीक है, ये सेल्स होती हैं, ये पेलेट होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखा कि ऊपर सुपरनेटेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। हमें जो मेन चीज़ चाहिए होती है ना, जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ होती है, सेल्स पेलेट में मेन चीज़ यहाँ पर होती है। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया इसी बैक्टीरिया को जिनके अंदर P32 लेबल्ड है ये, तो उसमें देखा कि सेल्स में रेडियो एक्टिव P32 है। रेडियो एक्टिव मतलब शो हो गया, अलग कलर शो हो गया, P32 लेबल्ड है बल्कि ऊपर वाले में नहीं है। ये शो हुआ कि P32 सेल्स में प्रेजेंट है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम बैक्टीरियोफाज टू बैक्टीरिया। लेकिन दूसरी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरी तरफ ये जो लेबल्ड था वो S35 था, सल्फर लेबल्ड। ये फॉस्फोरस लेबल्ड है और ये सल्फर लेबल्ड है। लेकिन इसमें देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो ऊपर प्रेजेंट है, नीचे नहीं है, सेल्स में नहीं है। तो क्या पता चला कि फॉस्फोरस, हमने अभी डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें फॉस्फोरस ही प्रेजेंट था ना डीएनए की चेन में। तो पता चला कि फॉस्फोरस ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बैक्टीरियोफाज टू बैक्टीरिया। तो इससे पता चला कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सल्फर नहीं हो रहा, सल्फर सेल्स में नहीं आया, सल्फर सुपरनेटेंट में आया, बल्कि फॉस्फोरस क्या था, फॉस्फोरस सेल्स में आया था, है ना। तो सेल्स में आया मतलब ट्रांसफर हो रहा है, सेल्स में है। फॉस्फोरस, सल्फर सेल्स में नहीं था, फॉस्फोरस सेल्स में था, राइट। तो इससे हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चले डीएनए के, दैट इज वेरी स्टेबल, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रेप्लिकेशन का, मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में कैसे जा सकती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। मतलब एक दो स्ट्रैंड्स है डीएनए की, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, अब रेप्लिकेट का मतलब हुआ कि सेल साइकिल में भी ये टर्म होती है रेप्लिकेशन। डीएनए एक कॉपी से बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। यू हैव हर्ड द टर्म कि डीएनए एक कॉपी से बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाता है, सपोज दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ये डीएनए स्ट्रैंड है आपकी, ये दोनों पेरेंटल है, मतलब पेरेंट्स की हैं ये। अब जब ये डिवाइड करेंगे ना तो ये ब्रेक हो जाएंगी, एक स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, आई विल राइट इट एज P। तो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये। अब इसके बाद न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड अपने आप एक यहाँ पर बनने लग जाएगी। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थोड़े से कम हो गए, क्यों, क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन गई। और पोलैरिटी भी अपने आप इसमें चेंज हो जाएगी। जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम है ना, ये ब्रेक हुआ। तो अब उल्टा इसका ऑपोजिट कर दो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये और फिर आगे ऐसे ब्रेक होंगी, ये आगे ऐसे और ब्रेक होंगी। अब ये पेरेंटल हो गई और फिर ऐसे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनती ही जाएगी। ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ और एक ये ब्रेक हुआ और एक ये, तो ऐसे ब्रेक हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर भी एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी, यहाँ पर भी एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी। तो ऐसे बनती जाएंगी और बहुत सारी, एक डीएनए कॉपी से बहुत सारी डीएनए कॉपीज बनती जाएंगी। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मेथड, जिससे एक डीएनए कॉपी से बहुत सारी डीएनए कॉपीज बनती जाती हैं। अब डीएनए जो कॉपिंग हो रही है ना, वो अपने आप नहीं होती है कि चलो भाई एक डीएनए स्ट्रैंड लिया उसको हमने रेप्लिकेट करवाया। नो, दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द सिनेरियो। क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड पर ना, यहाँ पर या कहीं पर भी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए स्ट्रैंड पर, जिससे उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से विटोमेटास ORI, विटोमेटास ORI, ठीक है। इस स्ट्रैंड से क्या होता है, रेप्लिकेशन शुरू होता है। हर एक डीएनए के पोजीशन पर एक ORI होगा जहाँ से आप रेप्लिकेशन शुरू कर सकते हो। जो स्ट्रैंड अभी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि क्या हो रहा था, स्ट्रैंड्स दो ब्रेक हो रही थी,
हो रही थी ना, तो ब्रेक कैसे होती है, वो तो जस्ट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था कि हो क्या रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब इसमें क्या होता है, ओवरराइड दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट, जिसके थ्रू ही ओरिजिन मतलब रेप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, राइट। अब रेप्लिकेशन फोक बनता है, 2 डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होती हैं और उस सेपरेशन को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेशन ऑफ फोक होनी, जैसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था तो यहाँ से रेप्लिकेशन फोक बनेगा, यहाँ से टूटना शुरू होगा, तो यहाँ से रेप्लिकेशन फोक बन रहा है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको उल्टा ले लेते हैं, चलो ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। और किसके थ्रू, एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक डीएनए स्ट्रैंड से ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाता है। एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। नाम से क्या समझ में आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा डीएनए पॉलीमरेज, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस को लाता जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स को लाता जाएगा ताकि चेन ऐसे लंबी बनती जाएगी, ठीक है, चेन ऐसी लंबी बनती जाएगी। और हमेशा जो वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है दैट ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे है तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, मैंने आपको ये जस्ट दिखाने के लिए ही किया था। यहाँ से बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम, फिर यहाँ पे ब्रेक होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे बनता जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी ब्रेकिंग होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो इस स्ट्रैंड को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जॉइनिंग, जो ये डीएनए जो ब्रेक हुए ना, ये जॉइनिंग होती है एंजाइम के, तो दैट इज कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। काफ़ी थोड़े से एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जनरली एस फेज में यूकेरियोट्स में होता है। तो पहला एंजाइम था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। फिर डीएनए पॉलीमरेज ऐड होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस को, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा ताकि ये पूरी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। और जो चेन है वो किसके थ्रू इलोंगेट होती है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। और जॉइनिंग कैसे होती है, डीएनए, इसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। जब न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। और इसे डिसकंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स प्रेजेंट है जब हो रहा है, और वो जॉइन डीएनए लाइगेज के थ्रू होती है, जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन, राइट। So this was all about the topic molecular basis of inheritance. If you have any doubt, plus you have to answer the question which I asked in the video. If you have any doubt related to this video, please write in the comment section below. And अच्छे से अगर समझ में आया हो, then please hit a like button and subscribe to the channel Med Academy for more videos like this related to zoology, botany, physics and chemistry. Please subscribe to the channel Med Academy. Thank you very much.